वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्केड्यूल्स दैट इज सीरियलाइजेबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जो या तो आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अदरवाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने लर्निंग मॉड्यूल में आपको बताया है, ये इस पूरे यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीरियलाइजेबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एंड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसकी हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी की है। देन क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि किस बेसिक कंसेप्ट पे जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लाइक दे कैन आस्क यू टू डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई दी स्केड्यूल्स बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी, चाहे तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना या इनका डिफरेंस बताना। और दे कैन आस्क यू टू एक्सप्लेन द स्केड्यूल्स बेस्ड ऑन रिकवरी। तो तीनों टाइप की रिकवरी स्केड्यूल्स लाइक द रिकवरेबिलिटी, कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट, तो वो तीनों स्केड्यूल्स, उनका रिलेशन, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑलरेडी इन सब के बारे में डिटेल में लर्निंग मॉड्यूल में बात कर चुके हैं, इनके न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यहाँ पे हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली आंसर लिखते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनका आपको ध्यान रखना है, या फिर कुछ न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्म्स सीरियल स्केड्यूल एंड सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। तो जब भी आपको डिफरेंस बताना है तो दोनों डिफरेंस के दोनों ही टॉपिक्स को आप एज अ टैबुलर फॉर्म मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन सीरियल स्केड्यूल एंड सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यू विल मेंशन द डेफिनेशन। तो अगर सीरियल स्केड्यूल की बात करें तो इट इज अ स्केड्यूल इन विच ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट सीरियली, दैट इज वन आफ्टर दी अदर। तो यहाँ पे एक पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन रन करेगा। देन यू विल मेंशन द डेफिनेशन ऑफ सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, और इसकी डेफिनेशन हमने लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स में भी लिखी है। तो सीरियलाइजेबल स्केड्यूल इज बेसिकली अ कॉन्करेंट स्केड्यूल दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू अ सीरियल स्केड्यूल। तो यहाँ पे हम एक कॉन्करेंट स्केड्यूल की बात करेंगे, बट इट विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू अ सीरियल स्केड्यूल। एंड देन सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यू विल मेंशन द एग्जांपल सीरियल स्केड्यूल का, एंड देन ऑल्सो यू विल मेंशन द एग्जांपल ऑफ सीरियल स्केड्यूल, सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। बट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल का जब आप एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं तो यू नीड टू कन्वर्ट इट ऑल्सो टू दी सीरियल स्केड्यूल। तो एक हमने एग्जाम्पल किया था जहाँ पे हमने एक सीरियलाइजेबल स्केड्यूल बनाया था एंड देन स्वैप किए थे इंस्ट्रक्शन और उसको कन्वर्ट किया था टू दी सीरियल स्केड्यूल। तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड कन्वर्जन करके यू विल शो दैट इट इज इक्विवेलेंट टू दी सीरियल स्केड्यूल, बट हैज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑफ द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। तो ये आप ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को मेंशन करेंगे। और सीरियलाइजेबल का जब भी आप एग्जांपल देंगे एग्जामिनेशन में, तो एक कॉन्करेंट स्केड्यूल बना के उसको लॉजिकली कैसे वो इक्विवेलेंट है टू दी सीरियल स्केड्यूल, वो शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, व्हाई डू वी एम्फसाइज ऑन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी रादर देन व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कह रहे हैं कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल व्यू सीरियलाइजेबल होता ही है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे इतना ज्यादा क्यों एम्फसाइज करते हैं, हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारा स्केड्यूल हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो या हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट करें, बट व्यू सीरियलाइजेबल पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रखते। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो व्यू सीरियलाइजेबल को सेटिस्फाई करेंगे, बट हमारा फोकस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे होता है। एंड इसका एक बहुत ही अच्छा सा आंसर है, इजी सा रीजन है जिसके बारे में हमने लर्निंग मॉड्यूल में भी ऑलरेडी बात की थी। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे हम इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि उसे टेस्ट करना आसान है। आप रियल टाइम में उसे टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल है या नहीं। और साइकिल देखने के लिए एक एल्गोरिथम होती है, डीएफएस की एल्गोरिथम, जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जनरली होती है ओ वी स्क्वायर, दैट इज जितने वर्टिसेस हैं उसका स्क्वायर। तो देखा जाए तो एक पॉलिनोमियल टाइम में आप उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करा सकते हो, मींस पॉलिनोमियल टाइम में आप बता सकते हो कि आपका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है।
बट जब हमने व्यू सीरियलाइजेबिलिटी देखा था तो स्केड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है ये बताना बहुत मुश्किल था। तो दैट इज वाई हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को बताना बहुत आसान है। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी आप चाहो भी आपका स्केड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल हो, बट उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो रियल टाइम में या पॉलिनॉमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता। तो तभी हम अपना फोकस या एम्फेसिस रखते हैं टू दी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। इसका मैं रीजन लिख देती हूँ। तो बिकॉज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज डिफिकल्ट टू टेस्ट, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इट इज एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। हालांकि ये डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, आप बस इतना समझ लीजिए इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो पॉलिनॉमियल टाइम में या कम देर में सॉल्व नहीं हो सकता, इतना आप एज्यूम कर लें। एंड इसके साथ साथ आप मेंशन करें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के टेस्टिंग के जो हमने स्टेप्स लिखे थे। तो आप देख सकते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को यूज किया था। एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं आता तो हमने ब्लाइंड राइट को यूज किया था, और अगर वो आ जाता है तो उस केस में हमने कहा था कि यू हैव टू ट्राई एवरी पॉसिबल सीरियल स्केड्यूल। तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तभी यू विल एम्फसाइज कि आपका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो। उसको टेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। Now we'll look at the next question. The next question is consider the precedence graph of the given figure. एक फिगर में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना नहीं है कि क्या आपका स्केड्यूल है। आपका स्केड्यूल का प्रेसिडेंस ग्राफ क्या है वो नहीं आपको बताना, डायरेक्टली प्रेसिडेंस ग्राफ गिवन है। So is the corresponding schedule conflict serializable, and you have to explain the answer. तो यू विल एक्सप्लेन कि द शेड्यूल विल बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ वी हैव नो लूप्स। तो अगर ग्राफ में कोई लूप नहीं होगा तो दैट मीन्स आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। सो विल टेस्ट। तो अगर हम देखें तो इन दिस ग्राफ वी हैव नो लूप्स और नो साइकिल, तो दैट मीन्स दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बट दिस डज नॉट कंप्लीट दिस आंसर। आपको ऑर्डर भी मेंशन करना है। सो ऑर्डर के लिए हम सारी सीक्वेंसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। तो वन इज T1 से लेके T2, और यू कैन गो फ्रॉम T1 टू T4 और T1 टू T3। तो T1 से आप देख सकते हैं यू कैन गो टू T2 और T3 और T4। अगर हम T2 के बारे में बात करें, सो T2 से यू कैन मूव आइदर टू T4 और T3। T2 की अगर हम बात करें, T2 से यू कैन मूव टू T4 और T3। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया T1 इन तीनों से पहले आना चाहिए और T2, T4 और T3 से पहले आना चाहिए। अब T4 और T3 के बारे में बात करते हैं। T4 इज लीडिंग टू T5 एंड T3 इज लीडिंग अगेन टू T5। इसका मतलब T4 और T3 T5 से पहले आना चाहिए। तो देखा जाए तो T4 और T3 का आपस में कोई ऑर्डर नहीं है, ये कैसे भी आ सकते हैं। सो वी कैन हैव वेरियस टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। वन ऑर्डर वुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव T1, देन T1 के बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, T2 होना चाहिए। अब T2 के बाद T3 है या T4 वो कोई फर्क नहीं है, मतलब T3 भी पहले आ सकता है, T4 भी पहले आ सकता है। तो वन ऑर्डर कैन बी T3, T4 एंड T5, और नेक्स्ट ऑर्डर कैन बी T1, T2, T4, T3। तो ये दो सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर हो सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। T4 भी पहले आ सकता है, T3 भी पहले आ सकता है, बट जो बेसिक बात है वो ये है कि T1 सबसे पहले आएगा, फिर T2 आएगा और T5 एकदम एंड में आएगा। तो या तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज दी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, जिसमें हम हर एक वो वर्टेक्स को डिलीट करते हैं जिसका इनकमिंग एज 0 होता है। तो सबसे पहले हम T1 को डिलीट करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं हम T2 को डिलीट करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे हमारे पास ऑप्शन है T4 और T3 में। तो सपोज करो मैंने T3 को डिलीट किया, उसके बाद T4 को डिलीट किया एंड फाइनली T5 को। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग से कैसे इसको हम बताते हैं, उसके लिए आप लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स रेफर कर सकते हैं। कि यहाँ पे बस पूछा है कि आपका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, और साइकिल नहीं होते तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है। और ये दो ऑर्डर्स हैं इस पर्टिकुलर स्केड्यूल के।
Question is, what is recoverable schedule and what are the different types of schedule based on recoverability? Again एक long answer type का question है. And are there any circumstances under which it is desirable to allow non-recoverable schedules, and explain your answer. So first part of this question is very obvious, जिसके बारे में हम already learning module में बात कर चुके हैं. Recoverable schedules वो schedules होते हैं that can be recovered in case of failure. So अगर ट्रांजैक्शन में कोई फेलियर आए तो हम लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट पे रिकवर कर सकते हैं if these schedules are recoverable. And different type of schedules based on recovery कौन से होते हैं? First is recoverable, next is cascadeless and third is strict. और इनकी एक्सप्लेनेशन भी लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स में, इनका एग्जाम्पल भी लर्निंग मॉड्यूल में के नोट्स में, इनको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया था इन दी लर्निंग मॉड्यूल. तो यू कैन रेफर टू दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट. एंड साथ साथ फाइनली व्हेन यू लर्न दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आप वेन डायग्राम को जरूर मेंशन करेंगे, वेयर वी हैव already mentioned कि strict schedule, every strict schedule is a cascadeless schedule and every cascadeless schedule is a recoverable schedule. तो वो जो वेन डायग्राम था वो जरूर आप मेंशन करेंगे. Then the different type of schedule based on recoverability answer will be okay. तो वहां तक आप मेंशन करेंगे. बट यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा है कि आर देयर एनी सर्कमस्टांसेस under which it would be desirable to allow non-recoverable schedule, and this is a very good question. तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी schedules recoverable हो, बट कुछ ऐसा situation भी हो सकता है जब हम चाहते हैं कि हमारा schedule non-recoverable हो, और वो तब जब हमें immediate update देखना है. हालांकि जब हम recovery का chapter करेंगे तो इस topic के बारे में आपको और ज़्यादा clarity आएगी. बट यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक जर्नल वे में आपसे पूछा है, तो रिकवरेबल स्केड्यूल मींस आप अपने सारे चेंजेस को फाइनल करेंगे और फाइनल करने के बाद वो यूजर को अवेलेबल होंगे. बट ऐसा भी हो सकता है यूजर को हाथों हाथ अपडेट्स देखने हो, तो उस केस में आप वेट नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन कमिट करे और फिर चेंजेस विजिबल हो. उस केस में आप कहोगे कि चेंजेस साथ साथ विजिबल हो, जब फेलियर आएगा तब देखा जाएगा. और यही एक रीजन है कि आप नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल्स को प्रेफर कर सकते हो. तो ये क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं एक बार लिख देती हूँ. तो नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल्स आर नीडेड व्हेन दी अपडेट्स मस्ट बी विजिबल अर्ली. मींस ट्रांजैक्शन कमिट करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही ट्रांजैक्शन अपडेट करेगा तभी हमारे को वो चेंजेस दिखने चाहिए. और ये तब भी हो सकता है जब आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रांजैक्शन हो. तो अगर एक ट्रांजैक्शन को 100 इंस्ट्रक्शंस या 100 ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, वो कमिट करे उसके बाद उनका रिजल्ट दिखा जाए, उससे बेटर ये है कि जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन चेंज कर रहा है तभी हम उसके चेंजेस देख सके. तो एक ये केस है जिसकी वजह से हम नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल्स को प्रेफर करते हैं, बट जर्नली हम हमेशा रिकवरेबल स्केड्यूल्स ही बनाते हैं. तो बाकी जो क्वेश्चन है दैट वाज वेरी ऑब्वियस. एक ये पार्ट है दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई मेंशन दिस. बाकी क्वेश्चन के आंसर के लिए यू कैन रेफर टू द लर्निंग मॉड्यूल नोट्स. Hope after completing this problem solving module you'll be able to describe as well as classify the schedules based on serializability, like either the conflict or view serializability. इनकी जो conditions है वो भी आपको याद रखनी है, definition, diagram, schedules, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है. And also you'll be able to explain the schedules based on recovery. So this is the most important topic and I hope you'll be able to solve any question regarding this topic.